कभी सोचा है जिन हाथों ने हमें चलना सिखाया, एक दिन हम उन्हीं हाथों को तन्हा छोड़ दें। आज की कहानी एक ऐसे बेटे की है जिसे बहुत देर से एहसास हुआ। आज की ये कहानी हमें एक बहुत गहरा सबक देती है कि किसी के पीछे लगकर या किसी की सुनकर किसी अपने को नहीं छोड़ना चाहिए। एक आलीशान घर के पुरस्कून मगर सुनसान कोने में एक छोटा सा कमरा था। इस कमरे में एक बूढ़ी माँ खामोश बैठी थी। उसके हाथों में एक पुरानी तस्वीर थी, उसके बेटे आसिम की बचपन की तस्वीर। उसकी आंखों से आंसू आहिस्ता आहिस्ता गिर रहे थे, जैसे हर आंसू एक याद सुना रहा हो। नौकरानी ने मालकिन से पूछा, मालकिन, आप रो क्यों रही हैं? आज तो खुशी का दिन है। छोटे साहब की बेटी की सालगिरह है। आपको तो खुश होना चाहिए। बूढ़ी माँ ने तस्वीर को सीने से लगाया और धीमी आवाज में बोली, मुझे खुशी तो है लेकिन गम इस बात का है, आसिम तो बेटा मेरा है लेकिन वक्त के साथ वो किसी और का हो गया है। तुम्हें खूब इल्म है कि आसिम जब छोटा था तो उसका बाप उसको छोड़कर उस दुनिया फानी से रुखसत कर गया था। मैंने बड़ी मुश्किल से मजदूरी करके उसको पाला। उसकी हर तकलीफ़ परेशानी को अपने ऊपर ले लेती थी, लेकिन आज इतना बड़ा आदमी बन गया है, उसके पास टाइम ही नहीं है। अपनी माँ के पास आने के लिए कई कई दिन गुजर जाते हैं। वो मेरे पास आता ही नहीं और न मैं उसे देख पाती हूँ। नौकरानी ने हमदर्दी से कहा, मालकिन, आजकल जमाना ही बदल गया है। कुछ बीवियां घर बनाती हैं और कुछ घर तोड़ देती हैं। माँ ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं बद्दुआ नहीं देती, बस दुआ करती हूँ कि उसके साथ वो ना हो जो मेरे साथ हो रहा है। इसी दौरान बाहर हॉल में टहकाओं की आवाजें गूंज रही थीं। आसिम अपनी बीवी से पूछता है, उम्मी कहाँ है, नजर नहीं आ रही? बीवी ने बेजारी से जवाब दिया, होंगी कहीं अपने कमरे में, मुझे क्या पता। और सच बताऊं, जब से मैं आई हूँ सुकून नहीं देखा। आपकी माँ की वजह से हम कहीं जा भी नहीं सकते। वो रखी, फिर आहिस्ता मगर जहरीले अंदाज में बोली, एक काम करें, उन्हें ओल्ड एज होम छोड़ आएं, हम भी सुकून से जाएंगे। वैसे भी उधर किया काम करती हैं, हर वक्त अपने कमरे में बैठी रहती हैं। उधर ओल्ड एज होम में जैसी और औरतें भी होंगी जिनसे ये बैठकर बातचीत कर लिया करेंगी। अब भी एक माह के बाद जाके उनका हाल चाल पूछें, ये ताकि हम भी सुकून से अपनी जिंदगी बसर कर सकें। ये अल्फाज आसिम के दिल में कहीं गहरे उतर गए। वो कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, ठीक है, मैं देखता हूँ। आसिम और फरीहा अपने बेडरूम में खड़े हैं। फरीहा बहुत गुस्से में है और बहस कर रही है। आसिम, मैं अब मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। घर में कोई प्राइवेसी नहीं है। माँ जी हर वक्त हमारे सामने होती हैं। हम कहीं जा नहीं सकते, कोई पार्टी नहीं कर सकते। ये घर बोझ बनता जा रहा है। फरीहा, तुम क्या चाहती हो? वो मेरी माँ है, मैं उन्हें कहाँ ले जाऊँ? फरीहा थोड़ी देर खामोश रही और उसके बाद उसने जवाब दिया, मैंने सहारा सेंटर ओल्ड एज होम के बारे में पता किया है। बहुत अच्छा इंतज़ाम है, तुम उन्हें वहाँ छोड़ आओ। आखिर वो भी तो सुकून चाहती होंगी और हमें भी अपना सुकून चाहिए। फरीहा की बात सुनकर आसिम ने जवाब दिया, फरीहा, तुम शायद ठीक कह रही हो। मैं खुद भी कई दिनों से यही सोच रहा था। जब भी मैं अम्मी के कमरे के पास से गुजरता हूँ, मुझे एक अजीब सी घुट महसूस होती है। मुझे लगता है जैसे वो अपनी खामोशी से मुझ पर कोई एहसान कर रही हैं। उनकी वो पुरानी तस्बीह की आवाज़, उनका वो हर वक्त मुझे दुआएं देना, अब ये सब मुझे सुकून देने के बजाय परेशान करता है। तुमने सहारा सेंटर की बात की है ना? मैंने भी उसके इश्तिहारात देखे थे। वहाँ उनकी उम्र के बहुत से लोग होंगे, उनका दिल लग जाएगा। यहाँ तो हम सब अपने कामों में मगन रहते हैं, वो अकेली बैठी दीवारों को तिकती रहती हैं। शायद वहाँ उन्हें वो सुकून मिल जाए जो हम उस घर में उन्हें नहीं दे पा रहे, और हमें भी वो आज़ादी मिल जाएगी जिसका हम ख्वाब देख रहे हैं। थोड़ी देर रुककर हिचकिचाते हुए कहता है, लेकिन फरीहा, बस एक बात का डर है, मैं उन्हें ये सब कहूँगा कैसे?
मैं उन्हें सच नहीं बता सकता कि हम उन्हें वहां हमेशा के लिए छोड़ रहे हैं। मुझे कोई झूठ बोलना होगा, कोई ऐसा बहाना जो उन्हें दुख ना दे। आखिर वो मेरी माँ है, मैं उनका दिल इतनी आसानी से तो नहीं तोड़ सकता ना। फरीहा आसिम की आंखों में आंखें डालकर बड़े पुरएतमाद लेकिन चालाक लहजे में कहती है, ओ आसिम, तुम खामखा जज्बाती हो रहे हो। तुम से झूठ क्यों कह रहे हो? ये तो एक मुकद्दस झूठ होगा, उनके अपने भले के लिए। देखो, अगर तुम उन्हें सच बताओगे तो वो रोएंगी, परेशान होंगी और फिर तुम कभी उन्हें वहाँ नहीं छोड़ पाओगे। क्या तुम चाहते हो कि हम सारी जिंदगी इसी तरह घट घट कर गुजार दें? वो थोड़ा मुस्कुराती है और जहरीले लहजे में जे जारी रखती है, उन्हें बस इतना कहना कि डॉक्टर ने मशवरा दिया है कि आपको कुछ दिन किसी खुली और पुरसुकून जगह पर रहना चाहिए, जहां आपकी उम्र के लोग हों, ताकि आपकी सेहत बेहतर हो सके। वो तुम्हारी बात कभी नहीं टालेंगी, देख लेना। और रही बात दिल टूटने की, तो आसिम, वक्त हर जख्म को भर देता है। कुछ दिन वहां रहेंगी तो उन्हें खुद ही एहसास होगा कि वो वहां ज्यादा खुश है। तुम बस हिम्मत करो और कल ही उन्हें वहां ले जाओ। मैंने सब पैकिंग का सोच लिया है। ये फैसला हमारे बच्चों के मुस्तकबिल और इस घर के सुकून के लिए बहुत जरूरी है। आसिम ज़ैनब बीबी के कमरे में आता है। उसका चेहरा नदामत से झुका हुआ है। ज़ैनब बीबी उसे देखकर मुस्कुराती हैं। उनकी आंखों में खुशी की चमक आ जाती है। अम्मी, वो फरीहा और मैं कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहे हैं। आपको मैं खाला के घर छोड़ने जा रहा हूं, वो आपका ख्याल रखेंगी। ज़ैनब एक लम्हे के लिए रखती हैं, जैसे वो सच्चाई जान गई हूं, लेकिन फिर वो मुस्कुराती हैं। उनकी मुस्कुराहट में बेपनाह गम है। वो खामोशी से उठती हैं और एक छोटा सा थैला उठाती हैं। ज़ैनब बीबी थैले में आसिम के बचपन की वही पुरानी तस्वीर और एक छोटा सा पुराना खिलौना रखती हैं। आसिम ये सब देखकर अपना मुन्ना फेर लेता है ताकि माँ के आंसू न देख सके। आसिम ज़ैनब बीबी को गाड़ी में बैठाता है। वो सफर करते हैं। रास्ते में ज़ैनब बीबी गाड़ी की खिड़की से बाहर देखती हैं। उनके चेहरे पर खामोशी और कबूलियत का तासर है। ज़ैनब बीबी अपने ख्यालात में गुम होती है। वो आसिम के बचपन को याद करती है, जहां वो आसिम को कहानी सुना रही होती हैं। आसिम को लग रहा था कि वो अपनी माँ को छोड़कर आज़ाद हो जाएगा। उसके जहन में फरीहा की बातें गर्दिश कर रही थीं। वो ये नहीं जानता था कि वो अपनी जन्नत को छोड़ने आया